जी, प्रणाम सर, स्वागत है आपका। आप लाइव हैं। जी, सभी को प्रणाम। जी, सर आप प्रारंभ कर सकते हैं अब। स्वागत है आपका इस हाँ जी, मंच जी, पर। बिल्कुल। जी, अच्छा जी जी। सर। सभी आ गए हैं क्या? हाँ जी सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो मैं आज का वक्तव्य शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा विज्ञान कम्युनिकेटर्स का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, त्रिपाठी जी का और आप सभी पदाधिकारियों का, जिनके कारण आज मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूँ। आज का टॉपिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा मुद्दा है तथा विश्व की उन षड्यंत्रों की भी यह एक झलक दिखाता है जो सदियों से हमारे देश के साथ होते रहे हैं। यानी विश्व बिरादरी में आज की बात अगर हम छोड़ भी दें तो इससे पहले भारत को हमेशा कमतर आंकने का प्रयास किया जाता रहा है, किसी भी मामले में हो। लेकिन आज स्थितियां बदल रही हैं, इसलिए हम इस बदलते हुए माहौल में एक ऐसा सत्य आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं जो सत्य एकदम स्पष्ट होते हुए भी जो अन्य लोग हैं विश्व बिरादरी के, उन्होंने उसे दबाया हुआ है। और यह सत्य है भाषाओं की गणना पद्धति और इस गणना पद्धति में हुई गड़बड़ी। वास्तव में मेरा संकेत इस ओर है कि जब भाषाओं की गणना की जाती है और भाषाओं की रैंकिंग की जाती है, उनका श्रेणीकरण किया जाता है, यानी विश्व में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, कौन सी कम बोली जाती है, इन चीज़ों की जब बात की जाती है, तो अब तक सामान्य तौर पर ये माना जाता था कि मंडारिन यानी चीनी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है और उसके बाद नंबर आता था अंग्रेजी का, यानी दूसरे नंबर पर, और हिंदी को तीसरे नंबर पर दिखाते थे। कहीं कहीं तो इसे चौथे नंबर पर भी दिखाया जाता था। लेकिन दुख की बात तो ये है कि हमारे किसी भी विद्वान ने, किसी भी भाषा विज्ञानी ने यह विरोध नहीं किया कि हिंदी की स्थिति वो नहीं है जो विश्व बिरादरी दिखा रही है। और हिंदी को दिखाने का यह जो कार्य है, इसे करने वाली एक संस्था है, अमेरिकी संस्था, जिसे एथनोलॉग कहते हैं। भाषाओं की गणना का काम और भाषाओं से संबंधित डेटाबेस उनके पास है। सारे विश्व की भाषाओं का बहुत बड़ा डेटा बैंक है उनके पास। निसंदेह उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। लेकिन उन्होंने हिंदी के साथ अन्याय किया है। इस मुद्दे को लेकर आज हम भाषाओं की गणना कैसे की जाती है विश्व में और हिंदी के साथ गणना में कहाँ हेराफेरी हुई है, उसको हम अपने इन वैज्ञानिकों के सामने लाना चाहेंगे जो आज का व्याख्यान सुन रहे हैं। क्योंकि हर दृष्टि में वैज्ञानिकता जब तक नहीं होती तब तक वह सत्य नहीं माना जाता, क्योंकि अंतिम सत्य तो विज्ञान है और परम सत्य है वह ईश्वर। यानी धरती पर या भौतिक जगत में सबसे बड़ा सत्य विज्ञान होता है। और भौतिकता से भी ऊपर अगर हम देखें आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो सबसे बड़ा सत्य वह परमपिता परमात्मा होता है। तो आज हम भौतिक सत्य की बात कर रहे हैं, भाषाओं की गणना की बात कर रहे हैं। संसार में जब भाषाओं की गणना की जाती है तो दो सिद्धांत माने जाते हैं, बड़े बड़े दो सिद्धांत होते हैं। एक सिद्धांत को कहते हैं L1 और दूसरे सिद्धांत को कहते हैं L2। तो L1 का मतलब यह होता है कि जो मातृभाषा हमारी होती है, या हम जिस भाषा का अध्ययन करके उस पर कमांड पा लेते हैं, उस पर अधिकार पा लेते हैं, उस पर दक्षता पा लेते हैं, तब उसे हम L1 कैटेगरी में गिनते हैं। माना मेरी मातृभाषा अगर हिंदी है तो मैं L1 में आऊंगा। माना कोई तमिल भाषी है और वो हिंदी में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो उसको भी L1 में शामिल किया जा सकता है। तो L1 पद्धति वह है और L2 पद्धति वह होती है जिसमें यह माना जाता है कि अगर आपको काम चलाऊ ज्ञान आ गया, माना आप किसी भाषा में आसानी से संप्रेषण कर सकते हैं, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं,
उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि आपकी व्याकरण कितनी सही है, आपने कितना सही कहा, कितना गलत कहा, वह सिद्धांत नहीं है। आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाए तो यानी आपको L2 कैटेगरी की नॉलेज है। इन दो आधार पर विश्व में गणना की जाती है और जो रैंकिंग होती है वो L2 के आधार पर ही सर्वमान्य होती है, यानी कितने लोग किस भाषा को जानते हैं। अब यहां सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हुई कि जो एथनोलॉग नाम की संस्था है उसने अंग्रेजी की जब गणना की तो उसमें ये जोड़ दिया जो भी अंग्रेजी थोड़ा बहुत भी जानता है, थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेट कर सकता है या समझ सकता है, उसको उन्होंने अंग्रेजी के जानकारों में शामिल कर लिया। उसी तरह चीनी भाषा में भी है, चीनी भाषा में भी जो उससे मिलती जुलती बोलियां हैं उनको भी चीनी भाषा में शामिल कर लिया। जबकि सामान्यतः तो लोग ऐसा समझते हैं कि चीन में मैंडारिन सारे लोग बोलते होंगे, लेकिन ये धारणा गलत है। चीन में भी 70 बड़ी बड़ी भाषाएं हैं, सभी लोग मंडारिन नहीं बोलते हैं। मंडारिन बोलने वालों की संख्या लगभग 70% के आसपास होती है। तो उनकी विराट जनसंख्या को देखते हुए लोगों की धारणा ऐसे बनी कि चीन में सबसे ज्यादा चीनी भाषा बोली जाती है, और चूंकि उनकी जनसंख्या सबसे अधिक थी तो विश्व बिरादरी ने भी समझ लिया कि हाँ चीनी भाषा सबसे ज्यादा है। लेकिन 1900 यानी 2021 की जो गणना हुई उस गणना में अंग्रेजी का वर्चस्व आ गया। अंग्रेजी को पहले स्थान पर दिखा दिया, चीनी भाषा को दूसरे स्थान पर दिखाया और हिंदी को तीसरे स्थान पर। अब यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भाषाओं की गणना में ये जो हमारी सरकारी जनगणना होती है इसका एक केवल सांकेतिक महत्व होता है, क्योंकि ये गणनाएं तो 10 साल 15 साल इन दौरान होती हैं, इस दौरान यानी इतने इतने अंतराल के बाद होती हैं। जबकि भाषाओं की गणना हर साल उसके आंकड़े रिवाइज होते हैं, यानी जो एथनोलॉग है वो हर साल आंकड़े देता है, हर साल गणना करता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे उनकी गणना भी होती है। तो इस तरह से अंग्रेजी वालों ने क्या किया कि उन्होंने अपनी जनसंख्या को यानी अंग्रेजी जानने वाली संख्या को निरंतर यानी हर साल में जितनी जनसंख्या वृद्धि होती है उस दर से आगे बढ़ाते चले गए, और हिंदी की जो जनसंख्या थी या हिंदी को जानने वालों की जो संख्या थी वो स्टेगनेंट रखी, उसमें कोई वृद्धि नहीं की। जैसे कि आज भी वो दिखाते हैं कि हिंदी जानने वाले विश्व में 600 मिलियन हैं। तो 600 मिलियन तो बहुत गलत बात है। आज की तारीख में ही हिंदी भाषी 11 राज्यों में ही मिलाकर जनसंख्या होती है 678 मिलियन। बाकी उन L2 के हिसाब से जो गांव क्षेत्र है यानी जहां जहां हिंदी और उनकी क्षेत्रीय भाषा बराबर स्थान रखती है, ऐसे क्षेत्रों में लगभग 90% लोग हिंदी जानते हैं। तो उन ऐसे राज्य हमारे यहाँ 5 हैं। वो 5 कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़। इनकी जनसंख्या होती है जहां हिंदी जानने वाले 206 मिलियन हैं, और बाकी जिसे हम ग क्षेत्र कहते हैं यानी हिंदी प्रवासी क्षेत्र जहां पर हिंदी का प्रचलन कम है, उनकी जब हम जनसंख्या को जोड़ते हैं तो उनकी संख्या आती है 303 मिलियन। तो इस तरह से 1108 मिलियन तो हमारे इसमें ही बोलने वाले हो जाते हैं भारत में ही। और विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जहां की हिंदी उनकी राष्ट्रभाषा या राजभाषा के समकक्ष द्वितीय राजभाषा, तृतीय राजभाषा इस रूप में है। तो विश्व में अगर इसकी जब हम गणना करते हैं तो उनकी संख्या को मिलाकर आज की तारीख में हिंदी जानने वाले विश्व में 1560 मिलियन हैं, यानी 1,56,00,00,000। इसमें एक मैंने जो और चीज नोट की कि जो उर्दू भाषी हैं वो लगभग हर उर्दू भाषी हिंदी को जानता है और हर हिंदी भाषी उर्दू जानता है, भले ही लिपि न जानते हों।
लेकिन भाषाओं की गणना में लिपि नहीं मान्यता नहीं रखती। यानी हिंदी को ही ले, 8 भाषाएं हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। यानी जैसे संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है, कोंकणी है, ऐसी बहुत सारी भाषाएं जो हिंदी यानी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, लेकिन हम उन्हें हिंदी नहीं कहते, क्योंकि लिपि द्वितीयक तत्व होता है भाषा में। मुख्य होता है उसकी संरचना, उसका व्याकरण, उसकी शब्दावली, उसके प्रयोग, यानी जिसे हम प्रयुक्ति कहते हैं। तो इस दृष्टि से उर्दू जानने वाले सारे लोग हिंदी में शामिल होने चाहिए थे, उनकी गणना होनी चाहिए थी। लेकिन एथनोलॉग का ये मानना था कि उर्दू को जब एक अलग भाषा का दर्जा दिया गया है और आप ये चाहते हैं कि वो सारे इसमें शामिल करें, तो उर्दू का मर्जर कर दिया जाए हिंदी में। तो मर्जर करने के बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय जगत में जैसे पाकिस्तान है, उन्होंने घोषित किया है कि उर्दू हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राजभाषा है, तो वहां से विवाद शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ये कहा ठीक है, हम 100% नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि 94% लोग जानते हैं, उस हिसाब से गणना कर लीजिए। तो उस हिसाब से गणना करने के बाद भी आज की तारीख में हिंदी बोलने वाले विश्व में सबसे अधिक हैं। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी भाषा आती है। मिलियन में मैं इसकी संख्या आपको बताता हूं। हिंदी जानने वाले 1560 मिलियन, अंग्रेजी जानने वाले 1452 मिलियन और मैंडारिन जानने वाले 1325 मिलियन। फिर उसके बाद अगला जो चौथा नंबर आ जाता है वो आता है स्पेनिश का। स्पेनिश में 548 मिलियन। फिर नंबर आता है फ्रेंच का 274 मिलियन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विश्व बिरादरी में हिंदी भाषा के जानकार सबसे अधिक हैं, लेकिन उसे तीसरे नंबर पर दिखाया जाता है। हमने इस मामले को उठाया और अपनी शोध, मैंने इस पर शोध कीजिए, पिछले 40 साल से इस पर मैं रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि पूरे विश्व के प्रामाणिक आंकड़े जुटाने का बहुत बड़ा काम होता है और भारत से ये आंकड़े जुटाना भी बहुत बड़ा काम है। तो इस तरह इस सारे काम में पिछले 40 साल से मैं लगा हूं। और आज जब मैंने उनको लिखा, मैंने 2005 में ही डिक्लेयर कर दिया था और मेरी ऑथेंटिक रिसर्च एथनोलॉग को चली गई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसे अगले अंक में जोड़ देंगे और हम डिक्लेयर कर देंगे कि हिंदी पहले स्थान पर है, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की और नहीं जोड़ा। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसे क्यों किया, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने उर्दू भाषा को अलग किया, इसलिए हिंदी आगे नहीं आ रही है। तो हमने उनसे कहा कि नहीं, उर्दू को जोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि आप ये कहते हैं कि 100% नहीं, तो आप 95% रख लीजिए, 94% रख लीजिए, किसी भी, अगर आप किसी भी संख्या से गिनेंगे। फिर मैंने एक दूसरा तथ्य उनके सामने रखा, उसे मैथमेटिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वाले लोग क्या करते हैं, हमारी जनगणना हुई थी, भारत की जनगणना हुई थी 2011 में, तो तब अंग्रेजी जानने वाले भारत में थे कितने, 13 करोड़, यानी 12 करोड़ 98 लाख लगभग इतने थे, यानी 13 मान लेते हैं। और आज की तारीख में वे डिक्लेयर कर रहे हैं कि 26 करोड़ हो गए हैं, यानी दुगने से भी ज्यादा, यानी उनका प्रतिशत ग्रोथ जो है 105% आता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर भी देख लें तो दुगना हो गया। अब हमने कहा कि जब 70% उस वक्त हिंदी जानने वाले थे, तो उसका भी दुगना कीजिए। यानी अगर 70 करोड़ आप मान रहे हैं, यानी 700 मिलियन, तो उसका दुगना यानी 1400 मिलियन तो भारत में ही हो जाते हैं। फिर उर्दू के जानकार 170 मिलियन जोड़ लीजिए, फिर विश्व की जनसंख्या वाले जोड़ लीजिए। हर दृष्टि से हिंदी नंबर 1 पर पहुंच रही है। फिर तीसरा फार्मूला हमने उन्हें दिया, ताकि कहीं से भी उन्हें यह मौका न मिले कि हिंदी को नीचे गिरा सकें। तीसरा फार्मूला हमने क्या दिया, बोलियों के आधार पर जो हिंदी के समकक्ष बोलियां हैं, अगर उनको ही हम जोड़ दें तो तब भी हिंदी की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा हो जाती है। तो तीनों फार्मूलों के हिसाब से हिंदी की संख्या 1560 मिलियन से ज्यादा हो रही है। ये संख्या उससे ज्यादा हो रही है।
यानी हर दृष्टि में हिंदी नंबर 1 पर आती है। तो जब एथनोलॉग को फिर हमने रिप्रेजेंट किया और हमने कहा कि देखिए इस मामले को हम फिर आगे न्यायालय तक भी ले जाएँगे। आप सही-सही मुझे बताइए समस्या क्या है? तो उन्होंने 3 समस्याएँ हमें बताई। पहली समस्या उनकी ये थी कि आप पहले व्यक्ति हैं जिसने इस बात का विरोध किया है कि हिंदी तीसरे नंबर पर नहीं है। इतने वर्षों में किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? तो मेरा ये मानना था, मैंने उन्हें जवाब दिया कि हिंदी के जो विद्वान थे हिंदी के, उन्हें ये मालूम नहीं था कि आप गणना कैसे करते हैं, रैंकिंग कैसे करते हैं। तो इसलिए उन्होंने आपसे इस बारे में बात नहीं की। चूँकि मैंने आपका अध्ययन किया है, आपकी गणना पद्धति की स्टडी की है और उसी स्टडी वही पैरामीटर मैंने हिंदी में लगाए हैं, इसलिए उन्हीं पैरामीटर के हिसाब से हिंदी पहले नंबर पर आती है। और दूसरा ये है, अगर कोई सच है और किसी ने उसको बताने की कोशिश नहीं की, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सत्य नहीं है। सत्य तो सत्य होता है, जब भी चाहें उसे आप उद्घाटित कर सकते हैं। आज इतने साल बाद उद्घाटित हो रहा है तो सत्य को आने दीजिए। उन्होंने दूसरी समस्या क्या व्यक्त की कि जो मैंने उन्हें डाटा दिया था, आंकड़े दिए थे, उसमें मैंने 11 स्टेट्स लिखे थे जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 11 स्टेट्स हैं, कौन से हमें जानकारी दीजिए। तो मैंने वो लिस्ट उनको दे दी। तीसरी बात वो कह रहे थे कि हिंदी को यानी उर्दू को हिंदी की बोली नहीं माना जा सकता। तो मैंने उनको एथनोलॉग यानी वो जो संस्था है उसी की वेबसाइट से वो प्रिंट आउट निकालकर उसकी स्क्रीनशॉट भेज दिया कि खुद आपका एथनोलॉग हिंदी को उर्दू को ही नहीं बल्कि रेखता को, दक्षिणी हिंदी को हिंदी की बोली मानता है। तो तीनों समाधान हो गया। तो अब उन्होंने मुझे लिखा कि ठीक है, हम आपको आपके तथ्य को हमने देख लिया है और अब हम इसे भारत में भेज रहे हैं, क्योंकि भारत के आंकड़े का ऑथेंटिकेशन भारत से ही होगा। तो हमने कहा ठीक है, आप अपनी संस्था या जो भी आपके प्रतिनिधि हैं आप भेजिए, कोई समस्या है तो हमें बताइए, लेकिन हिंदी का रैंकिंग आपको बदलना होगा और हिंदी को पहले स्थान पर दिखाना होगा, क्योंकि विश्व में जो गणना पद्धति चलती है उसी गणना पद्धति के हिसाब से जो पैरामीटर आप अंग्रेजी और चीनी भाषा के लिए लगा रहे हैं, वही पैरामीटर हिंदी के लिए लगाने पर भी हिंदी पहले स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से हिंदी पहले स्थान पर है, बोलियों की दृष्टि से हिंदी पहले स्थान पर है। तो कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जहां हिंदी का पहला स्थान पीछे छूट रहा हो। तो अब आने वाले समय में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि एथनोलॉग अपनी संख्या को बदलेगा और वो इसमें सुधार करके हिंदी को पहले स्थान पर दिखाएगा। लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि वो तो विदेशी हैं, वो नहीं चाहेंगे कि हिंदी आगे आए या भारत आगे आए। हम भारतीयों का फर्ज बनता है कि हम हिंदी को पहले स्थान पर दिखाएं। हर जगह हम ये कहें हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हम अपने देश में ही इसकी शुरुआत करें तो विदेशियों को तो मानना ही पड़ेगा। तो आज आपसे मेरा आपको संबोधित करने का उद्देश्य ये था कि इस समूह से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक लोग हैं और विज्ञान और जैसे बड़े-बड़े अच्छे तथ्यों को समाज के सामने ला रहे हैं, विज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो एक ये भी वैज्ञानिक तथ्य है, इसको भी आगे प्रचार प्रसार में आप हमें सहयोग देंगे तो मुझे खुशी होगी। और मेरी शोध जिसको भी चाहिए वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं और मेल से आपको ये शोध मिल जाएगी। मेरा मेल आपको हमारे ये विज्ञान कम्युनिकेटर से मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी उनके पास है। जो भी जानकारी आपको चाहिए और आप अभी भी इस संबंध में कोई चर्चा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय त्रिपाठी जी का और आप सभी सज्जनों का जिन्होंने मुझे इसमें शामिल होने का मौका दिया। और मैं चाहूँगा कि आपके प्रश्न, आपकी शंकाएँ या आप किसी अन्य चीज़ के बारे में चाहते हों तो मैं उसमें प्रकाश डालने के लिए तैयार हूँ। जी। अभी प्रश्न आपके लिए हैं, ये मंच आपके लिए है। आप अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएँ, अपनी शंकाएँ व्यक्त कर सकते हैं।
आदरणीय त्रिपाठी जी, आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो गीता जी। जी जी सर। हाँ, आप लोग सुन पा रहे हैं? अभी आपके प्रश्न या आप कोई जिज्ञासा या अन्य वार्तालाप करना चाहें तो आपका स्वागत है। अच्छा अच्छा सर, नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसा। जी जी। तो अभी इसका व्याख्यान की समाप्ति समझी जाए। जी जी सर, अगर अभी और कुछ अगर आपने कहना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज अच्छा ठीक है, वाइंड अप कर मैं दीजिए बस सर। ठीक है जी एक निवेदन करना चाहूंगा मैं बस सबसे। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि इस संबंध में अपने विचार हमें लिखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार प्रसार करेंगे तो राष्ट्र हित में होगा। और ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर पहला स्थान मिल रहा है। जो अभी हम विश्व गुरु के बनने के उस पर मुहिम पर चले हैं, और इस दिशा में हम काफ़ी आगे भी बढ़े हैं। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है, और मैं चाहूँगा कि आपका सहयोग इसमें मिले। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।